नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक अखबार में छपे लेख के हवाले से एक सभ्य राष्ट्र का बुनियादी सिद्धांत होता है कि युद्ध के समय में राजनेता एकजुटता का प्रदर्शन करें और राष्ट्र के नेताओं का समर्थन करें। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, बेसांग और वाई जंक्शन आदि में चीनी अतिक्रमण के बारे में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही नकारात्मक तू तू मैं ने इस सिद्धांत को पलट कर रख दिया है। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और उनकी सरकार चीन के खतरे द्वारा उत्पन्न कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त है, किंतु हताश कांग्रेस इससे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है और वह भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर कथित कब्जे से ध्यान हटाने के लिए धोखे का खेल खेल रही है। कांग्रेस ने भाजपा और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अतीत के संबंधों के उदाहरण भी दिए हैं और मोदी की नीति पर प्रश्न उठाया है कि चीनी प्रशासन के साथ उनकी पार्टी की मैत्री से भारत का क्या लाभ हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने चीन की 4 बार और प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार यात्रा की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 3 बार भारत बुलाया और पिछले 6 वर्षों में उनकी 18 मुलाकातें हुई। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब मोदी और शी जिनपिंग साबरमती के तट पर झूला झूल रहे थे तो चीन लद्दाख की चुमार घाटी में अतिक्रमण कर रहा था और जब चीन पीछे हटा तो उसने कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों को मानने के लिए सहमत हुए। इसके बाद 2017 में डोकलाम गतिरोध देखने के बाद और उसके बाद डोकलाम में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण की खबरें आ रही हैं। जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई और नवंबर में पार्टी ने अपने 13 सांसदों और विधायकों को चीन की यात्रा पर भेजा ताकि दोनों देशों के सत्तारूढ़ दलों के बीच संबंध मजबूत हों और वो चीन की राजनीति प्रणाली का अध्ययन कर सकें। कांग्रेस ने संघ पर भी प्रश्न उठाया कि चीन का ग्लोबल टाइम्स ऐसा क्यों कह रहा है कि चीन को मोदी के साथ कार्य करने में आसानी हो रही है। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या जनवरी 2011 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष भाजपा के एक विशिष्ट मंडल के साथ चीन यात्रा पर नहीं गए थे और वहां पर व्यापक विचार विमर्श नहीं किया था। क्या यह विचार विमर्श भारत विरोधी था? क्या यह सही नहीं है कि 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के राजनीतिक मुद्दों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक राजनीतिक दल भी नहीं है। सन 2008 में भाजपा ने एक चीनी शिष्टमंडल की मेजबानी की थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को यह स्मरण कराया कि उन्हें अपने शब्दों के प्रभाव के बारे में सजग रहना चाहिए और चीन को उनके शब्दों का प्रयोग अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नहीं करने देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि चीन के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने में गलवान घाटी में खोए अपने भूभाग को वापस लेने की तैयारी करने के बजाय सरकार अपनी सामरिक भूलों को छुपाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। इसका प्रत्युत्तर भाजपा ने यह कहकर दिया कि कांग्रेस और चीन के बीच गोपनीय संबंध हैं। कांग्रेस चीन से पैसा लेती है और फिर ऐसे मुद्दों पर अध्ययन कराती है जो देश के हित में नहीं है। कांग्रेस नीति संप्रंग के शासनकाल में 2006 में गांधी परिवार द्वारा संचालित राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी गणराज्य और चीनी दूतावास से $3 लाख प्राप्त किए और इस पैसे का उपयोग भारत और चीन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते का अध्ययन करने के लिए किया और फिर इस अध्ययन के बाद सुझाव दिया कि ऐसा मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए लाभप्रद होगा।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जमीन चीन को दे दी और उनके कार्यकाल के दौरान 2010 से 13 के बीच चीन ने 600 बार अतिक्रमण किया। एक परिवार की भूल के कारण देश को 43,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग खोना पड़ा। प्रश्न यह उठता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, खुफिया तंत्र की विफलता और कुशलता के बारे में प्रश्न उठाने या सरकार की आलोचना करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? क्या हमारे नेताओं में आलोचना सहन करने की क्षमता नहीं है? क्या हमारे नेता आलोचना से बचते हैं? क्या वाद विवाद किसी व्यक्ति की देशभक्ति का पैमाना बनना चाहिए और क्या राष्ट्रवाद के नाम पर आलोचना को नकार देना चाहिए? कांग्रेस, जिसने देश पर 70 सालों तक राज किया है, उसे संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि देश के सर्वोत्तम हित में सरकार ही कार्य कर सकती है। मोदी सरकार भी दोषी है। विपक्ष को खतरे की गंभीरता के बारे में जानकारी देने की बजाय वह धारणा प्रबंधन में लगी हुई है। क्या सरकार इस बात से डरी हुई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कोई भी प्रश्न या आलोचना को राष्ट्रीय खतरा माना जाए? सरकार को आलोचना के भाव से लेना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न को राष्ट्र विरोधी नहीं मानना चाहिए। वाद विवाद और असहमति लोकतंत्रों की कसौटी है, इसलिए अलग अलग विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं, क्योंकि इससे खतरे का सामना करने में राष्ट्रीय संकल्प कमजोर होता है और रक्षा सेनाओं का मनोबल गिरता है। जबकि सीमा पर विस्तारवादी शक्ति अपने फन फड़फड़ा रही है। देश में जो माहौल है उससे सभी को कुछ सीखना चाहिए। देश के भले के लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। देश की एकता अखंडता की गंभीरता को भी समझना चाहिए। इसी के साथ BBC इंडिया को दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।